जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। सिनेमा का असली बिजनेस स्क्रीन से बहुत आगे तक जाता है। सिनेमा का बिजनेस सिर्फ टिकट बेचने तक सीमित नहीं है। ये एक पूरी दुनिया है जहां रेवेन्यू सिर्फ शुरुआत में है। असल में सिनेमा चलता है एक ताकत पर, जिसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। एक ऐसी ताकत जो लोगों के दिल और दिमाग पर राज करती है। और अगर सॉफ्ट पावर की बात हो तो दुनिया में सबसे बड़ा नाम है हॉलीवुड। सालों से हॉलीवुड ने अपनी कहानियों, किरदारों और कल्चर से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है। यही वजह है कि हॉलीवुड सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, एक ग्लोबल पावर बन चुका है। इसके पीछे है कुछ बड़ी कंपनियां जैसे वार्नर ब्रोस और डिज्नी, जिन्होंने एंटरटेनमेंट को बिजनेस एम्पायर में बदल दिया। फिल्में सिर्फ कमाई नहीं करती, वो बनाती है प्रोडक्ट्स, टॉयज, गेम्स, टी-शर्ट्स, पोस्टर्स, जैसे स्टार वॉर्स, बैटमैन और जुरासिक पार्क। इन फिल्मों ने मर्चेंडाइज की दुनिया में अरबों का बिजनेस खड़ा किया। हॉलीवुड की सबसे बड़ी ताकत है उसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। फिल्में दुनिया के हर कोने तक पहुंचती है, जैसे टाइटैनिक, जिसने वर्ल्ड वाइड बिलियंस में कमाई की। हॉलीवुड ने ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जो सिर्फ कहानी नहीं, पहचान बन गए, जैसे डोनाल्ड डक, मिकी माउस और सुपरमैन। ये किरदार आज भी दुनिया भर में जिंदा है। हॉलीवुड सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, ये कॉमिक्स, थीम पार्क्स, न्यूज मीडिया और टॉयज तक फैला हुआ है। यही है असली सॉफ्ट पावर, जहां एंटरटेनमेंट हर जगह मौजूद होता है। एनिमेशन में भी हॉलीवुड ने राज किया, खासकर डिज्नी ने द लायन किंग और टॉय स्टोरी जैसी फिल्मों से पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया। एनिमेशन सिर्फ फिल्म नहीं, एक फ्रैंचाइज बन जाता है, जिससे मूवीज, मर्चेंडाइज और ब्रांडिंग मिलकर एक बड़ा बिजनेस इकोसिस्टम बनाते हैं। 1980 से 2000 के बीच हॉलीवुड ने एनिमेशन, फ्रैंचाइज और मर्चेंडाइज से इतिहास की सबसे बड़ी कमाई की, और ये सब पॉसिबल हुआ सॉफ्ट पावर की वजह से। जहां एक तरफ दुनिया पर हॉलीवुड का दबदबा था, वहीं दूसरी ओर एक और ताकत चुपचाप उभर रही थी, जो आने वाले समय में ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बदलने वाली थी। ये ताकत थी जापान, जिसका एंटरटेनमेंट सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं था, बल्कि थिएटर्स, कॉमिक्स, टेलीविजन, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स तक फैला हुआ था। जापान में कॉमिक्स सिर्फ पढ़ने का जरिया नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सिर्फ मैंगा मैगजीन्स बेचकर जापान ने 5 से 7 बिलियन डॉलर्स तक का रेवेन्यू जनरेट किया। यही वो फाउंडेशन था जिसने एनिमे इंडस्ट्री को जन्म दिया। इसी मजबूत इकोसिस्टम से जन्म हुआ एनिमे का, जिसने दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई। ड्रैगन बॉल और पोकेमॉन जैसे शोज ने ग्लोबल पॉपुलैरिटी को तेजी से बढ़ाया। 1990 के दशक में जब ये शोज दुनिया के अलग अलग देशों में टेलीकास्ट होने लगे, तब जापानीज एंटरटेनमेंट ने पहली बार ग्लोबल स्टेज पर अपनी ताकत दिखाई। एशिया, अमेरिका और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट्स में फैंस की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। एनिमे सिर्फ एक शो नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल कल्चर बन गया। और अगर बिजनेस की बात करें तो पोकेमॉन सिर्फ एक एनिमे नहीं, बल्कि एक एम्पायर है। गेम्स, टॉयज, ट्रेडिंग कार्ड्स और मर्चेंडाइज के जरिए इसका टोटल बिजनेस 100 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा पहुंच चुका है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट ब्रांड्स में शामिल करता है। इस मैसिव सक्सेस ने जापानीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबल बना दिया। अब जापान सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि ट्रेंड सेटर बन चुका है, और इसका सीधा असर पड़ा जापानीज सिनेमा पर। धीरे धीरे ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिनेमा इंडस्ट्री बन गया, और इसी के साथ जापान ने हासिल की अपनी सबसे बड़ी ताकत, सॉफ्ट पावर। एक ऐसी ताकत जो बिना किसी दबाव के पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है। हॉलीवुड के बाद जापान ने भी साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि स्टोरीज,
कैरेक्टर्स और कल्चर में होती है। दो 2000 से 2025 के बीच हॉलीवुड और जापान ने मिलकर मूवीज, मर्चेंडाइज, एनिमेशन, कॉमिक्स, फ्रैंचाइज और स्ट्रीमिंग जैसे सेक्टर से 800 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट किया। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये था सॉफ्ट पावर का असली खेल, जहां स्टोरीज इमोशंस बनती हैं और इमोशंस बिजनेस में बदल जाते हैं। $1 ट्रिलियन आज भी कई देशों की पूरी इकोनॉमी के बराबर होता है, लेकिन हॉलीवुड और जापान के लिए ये सिर्फ उनका रेवेन्यू नंबर है और यही उन्हें बनाता है एंटरटेनमेंट की दुनिया का असली राजा, द किंग ऑफ सिनेमा बिजनेस। से 2025 तक इंडियन सिनेमा ने ओवरसीज कलेक्शन, स्ट्रीमिंग और मर्चेंडाइज के जरिए लगभग 60 से 80 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन ये बस शुरुआत है। अगर हमें ग्लोबल लेवल पर compete करना है तो इंडियन सिनेमा को अभी और ग्रो करना होगा, क्योंकि पोटेंशियल बहुत बड़ा है और अगला ग्लोबल एंटरटेनमेंट पावर हाउस इंडिया बन सकता है। अब बात करते हैं इंडियन सिनेमा राइट्स की, जहां सिनेमा धीरे धीरे एक बड़े बिजनेस इकोसिस्टम में बदल रहा है। 2000 से 2010 के बीच जब इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तब सिनेमा राइट्स का मार्केट लगभग $1 बिलियन पर ईयर था, यानी 10 सालों में करीब 10 बिलियन का बिजनेस। फिर आया 2011 के बाद का दौर, जब टेलीविजन राइट्स ने मार्केट को बूस्ट किया। राइट्स की वैल्यू बढ़कर $2 बिलियन पर ईयर हो गई और 10 सालों में करीब 20 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ। 2021 के बाद OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से इस मार्केट में और तेजी आई। अब राइट्स की वैल्यू 3 से 4 बिलियन डॉलर्स पर ईयर हो चुकी है और सिर्फ 5 सालों में 15 से 20 बिलियन का बिजनेस। अगर 2000 से 2025 तक देखें तो इंडियन सिनेमा ने राइट्स से लगभग 40 से 50 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया है। ये नंबर सुनने में बड़े लगते हैं, लेकिन कंपटीशन के मुकाबले ये अभी भी बहुत कम है। और क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। इंडियन सिनेमा का पोटेंशियल समझना है तो हमें देखना होगा जापान, क्योंकि 2000 के समय में ही जापान हमसे बहुत आगे था। असल में उस समय जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था और उसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पहले से ही ग्लोबल लेवल पर फैल चुका था। 2000 से 2010 के बीच जापानीज एनिमे और टीवी राइट्स का मार्केट हर साल 8 से 10 बिलियन डॉलर्स तक रेवेन्यू जनरेट करता था, यानी सिर्फ 10 सालों में करीब 80 से 100 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस। फिर 2011 के बाद ग्लोबल स्ट्रीमिंग की डिमांड बढ़ने लगी और जापानीज कंटेंट की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में तेजी से फैल गई। अब रेवेन्यू बढ़कर 12 से 15 बिलियन डॉलर्स पर ईयर हो गया और 10 सालों में 120 से 150 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस। 2021 के बाद जब एनिमे की ग्लोबल डिमांड और भी तेजी से बढ़ी, तब जापानीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर साल 18 से 20 बिलियन डॉलर्स तक रेवेन्यू जनरेट करने लगी और सिर्फ 5 सालों में 180 से 200 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस। अगर 2000 से 2025 तक देखा जाए तो जापान ने सिर्फ राइट्स और स्ट्रीमिंग से करीब 300 से 350 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया, यानी जहां इंडिया अभी 40 से 50 बिलियन पर था, वहीं जापान 300 बिलियन से भी आगे निकल चुका था। और यही फर्क एंटरटेनमेंट पावर को तय करता है। और अब बारी है उस इंडस्ट्री की जिसने एंटरटेनमेंट को
दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बना दिया हॉलीवुड। 2000 से 2010 के बीच हॉलीवुड के सिनेमा राइट्स हर साल 30 से 35 बिलियन डॉलर्स तक बिकते थे, यानी सिर्फ 10 सालों में 300 से 350 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जापान ने 25 सालों में जितना राइट्स रेवेन्यू कमाया, हॉलीवुड ने उतना सिर्फ 10 सालों में कर लिया। फिर 2011 के बाद स्ट्रीमिंग और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड तेजी से बढ़ी और इसके साथ हॉलीवुड राइट्स की वैल्यू भी 45 से 50 बिलियन डॉलर्स पर ईयर तक पहुंच गई, जिससे 2011 से 2020 के बीच करीब 450 से 500 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस हुआ। लेकिन असली एक्सप्लोजन आया 2021 के बाद, जब शुरू हुई स्ट्रीमिंग वॉर्स। हर प्लेटफॉर्म पर चाहिए था सबसे बड़ी मूवीज, सबसे बड़े फ्रेंचाइजेस, और इसी वजह से राइट्स की वैल्यू बढ़कर 60 से 65 बिलियन डॉलर्स पर ईयर हो गई और सिर्फ 5 सालों में करीब 300 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस। अगर 2000 से 2025 तक देखा जाए तो हॉलीवुड ने अपने सभी राइट्स बिजनेस से करीब 1 से 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया। हाँ, एक बार फिर 1 ट्रिलियन डॉलर्स, ये सिर्फ बड़ी कमाई नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा से कहीं आगे की दुनिया है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैं इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन सिनेमा अभी ग्रो कर रहा है और हॉलीवुड पहले से ही सिनेमा बिजनेस का किंग है। तो देखो, इंडियन सिनेमा कोई आज से 25 या 30 साल पहले बना हुआ सिनेमा नहीं है। ये भी हॉलीवुड की तरह 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया की पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स से लगभग 5 गुना ज्यादा है। इंडियन सिनेमा जो आज ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसे ये काम 50 से 60 साल पहले कर देना चाहिए था। जिस मर्चेंडाइज और राइट्स बिजनेस में आज हॉलीवुड अरबों कमा रहा है, इंडियन सिनेमा को उसमें 30 से 40 साल पहले ही The distribution rights for the North are finalized. We should focus on the screenplay now. Yes, forget the toy ideas. They hold no value. तो शायद आज सिनेमा बिजनेस में किंग हॉलीवुड नहीं बल्कि इंडिया होता, और अगर पहला नहीं तो कम से कम दुनिया में दूसरे नंबर पर तो जरूर होता। अब सवाल ये है कि ऐसा लार्जेस्ट सिनेमा बिजनेस इंडिया कैसे खड़ा कर सकता है, क्योंकि हर सुपर पावर के पास उसका एक बहुत बड़ा सिनेमा बिजनेस होता है और इंडिया उन कुछ देशों में से है जिनमें भविष्य का सुपर पावर बनने की सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। इसलिए हमारे सिनेमा में भी वर्ल्ड सॉफ्ट पावर डोमिनेंस और लार्जेस्ट सिनेमा बिजनेस करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आने वाले समय में हमें अपने सिनेमा में बड़े बदलाव करने होंगे। सबसे पहला बदलाव, हमें क्रिएट करने होंगे ग्लोबल कैरेक्टर्स, ठीक वैसे ही जैसे हॉलीवुड ने बनाए बैटमैन, सुपरमैन और मिकी माउस, जो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहचान बन गए। इंडियन सिनेमा को भी ऐसे कैरेक्टर्स बनाने होंगे जो दुनिया के हर देश में जाने जाएं, और शायद इसकी शुरुआत हो चुकी है बाहुबली जैसे कैरेक्टर और यूनिवर्स से, जिसने साबित किया कि इंडिया भी ग्लोबल लेवल का आइकॉनिक कैरेक्टर बना सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव होगा फ्रैंचाइज यूनिवर्स। हॉलीवुड ने 20 से 25 साल तक लगातार काम किया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स पर, और यही वजह है कि आज इन यूनिवर्सेस की सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में फैली हुई है। इंडियन सिनेमा को भी यही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। आज इंडिया में भी कुछ सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बन रहे हैं, जैसे YRF स्पाई यूनिवर्स, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स और एस्ट्रोवर्स, और मैं श्योर हूं कि हॉलीवुड वाले भी सोचकर प्राउड करते होंगे कि आज इंडियन सिनेमा उनकी बनाई हुई स्ट्रैटेजी यूज करके अपनी मूवीज बेच रहा है।
तीसरा और सबसे जरूरी बदलाव होगा एनिमेशन इंडस्ट्री। आज दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन मूवीज हॉलीवुड और जापान बनाते हैं। द लायन किंग, टॉय स्टोरी और पोकेमॉन जैसी स्टोरीज दर्शकों तक चलती हैं। क्योंकि एनिमेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसे चलाने के लिए किसी हीरो या हीरोइन की जरूरत नहीं होती। एक कैरेक्टर कई दशकों तक जिंदा रह सकता है। इंडिया को भी अब ग्लोबल लेवल की एनिमेशन बनानी होगी। हाल ही में महावतार नरसिम्हा जैसे प्रोजेक्ट्स ने दिखाया है कि इंडिया के पास ये पोटेंशियल है। अगर इंडिया हर साल 1 या 2 वर्ल्ड क्लास एनिमेशन मूवीज बनाए तो आने वाले समय में हम भी ग्लोबल एनिमेशन मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। और आखिरी बदलाव होगा मर्चेंडाइज इंडस्ट्री। जब हमारे पास आइकॉनिक कैरेक्टर्स होंगे, फ्रैंचाइज यूनिवर्सेस होंगे और एनिमेशन होगी, तब इंडियन सिनेमा अपने प्रोडक्ट्स बेच सकेगा। टॉयज, क्लोथ्स, गेम्स, कलेक्टिबल्स। और यही से शुरू होती है असली कमाई। क्योंकि फिल्मों से पैसा आता है, लेकिन मर्चेंडाइज दशकों तक पैसा कमाती है। और अगर इंडियन सिनेमा इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया तो शायद हम हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर्स तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और उसी दिन इंडियन सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर में से एक बन जाएगा। और अगर इंडियन सिनेमा इस लेवल की सक्सेस हासिल कर लेता है तो उसके 10 साल बाद मूवीज कलेक्शन, राइट्स, मर्चेंडाइज, इन सभी बिजनेसेस को मिलाकर इंडिया का सिनेमा हर साल लगभग 100 बिलियन डॉलर्स तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। यानी सिर्फ 10 सालों में करीब 1 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन ये सिर्फ एक रास्ता है। सक्सेस तभी मिलेगी जब हमारे कंटेंट में दम होगा, जब हमारी स्टोरीज दुनिया के दिलों तक पहुंचेंगी। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं बल्कि कंटेंट होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ऐसे ही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हमारे देश को एक सुपर पावर बना सकते हैं।